Hello friends, my name is Professor Aman Shukla and I teach law to CA, CS and CMA. बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सर क्या अप्रोच रखना है, सर व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग सीए फाउंडेशन लॉ पेपर। ठीक है, तो इफ यू आर अ स्टूडेंट हु आर अपियरिंग फॉर एन सीए फाउंडेशन इन Jan 26, May 26 और September 26, दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में ना हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर लॉ के पेपर के लिए क्या अप्रोच रखना है। अगर मुझे फाउंडेशन में बिजनेस लॉ में 60 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द लॉ पेपर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक ज़बरदस्त आईसीआई की सर्टिफाइड कॉपी है जिसमें मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट ने, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है अपना, वो हैव क्लियर्ड सीए फाउंडेशन इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, वो हैव स्कोर्ड 300 प्लस मार्क्स इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट एंड उसने लॉ में ज़बरदस्त 76 मार्क्स स्कोर किया है। तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी को हम लोग एग्जामिन करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे उसका, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सर रिविजन स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, फाइनल रिविजन कैसे प्लान करना है हमको फॉर अ लॉ पेपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग गाइस। आई थिंक ओके, ठीक है, ये तो अच्छा, ठीक है, ये वो सर्टिफाइड कॉपी है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, बट है ना, तो सर सबसे पहले ये सर्टिफाइड कॉपी शुरू होने से पहले ना मेरे को आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से बतानी है कि सर अगर मुझको है ना लॉ के पेपर में 60 अबव मार्क्स मतलब एग्जाम्शन प्लस स्कोर करना है, ठीक है, इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैव टू क्लियर माई सी फाउंडेशन एग्जाम। तो सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है पता है स्टूडेंट्स आपके लिए कि सर 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, 100 मार्क्स का पेपर। क्योंकि सर आप जितने ज़्यादा मार्क्स के लिए आप पेपर अटेम्प्ट करोगे उतने ही ज़्यादा आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सर, मेरा सबसे पहला एम एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। और 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि सर मुझे 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। सर 100% सिलेबस कंप्लीट करना है मतलब सर अगर मैं बिजनेस लॉ की बात करूं तो मुझे सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने पड़ेंगे। यस, कॉन्ट्रैक्ट हो, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, एलएलपी हो, कंपनीज एक्ट हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वो लास्ट वाला जो अपना इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो मॉड्यूल के हिसाब से अपना वेरी फर्स्ट चैप्टर होता है, सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं हमको। सर कभी कभी कैसा होता है पता है आपको स्टूडेंट्स कि है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एलएलपी वाले चैप्टर को या इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाले चैप्टर को, ये जो छोटे छोटे चैप्टर है ना उनको भाव नहीं देते हैं। उन लोग है ना वो पढ़ के नहीं जाते या तो फिर उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं या तो उसको अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हैं। द वेरी प्रॉब्लम इज दैट कि ना कि उसकी वजह से ना आपका अग्रीगेट स्कोर होने में ना प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर वही चैप्टर्स आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के गए हैं ना तो इट विल हेल्प यू टू स्कोर एग्जाम्शन। बिकॉज द रीजन इज दैट वेरी सिंपल रीजन, अगर आप पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर उठा लो, September 25, September 24, Jan 24, सॉरी Jan 25 एंड May 25, तो September 25, Jan 25, May 25 एंड September 24, ये चारों अटेम्प्ट के अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके भी देख लेते हो ना आपको पता चलेगा सर एलएलपी फिक्स 6 से 7 मार्क्स के लिए आया हुआ है एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फिक्स 6 to 8 मार्क्स के लिए एक कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। किसके अंदर में सर, लॉ के पेपर में। अगर ये दोनों चैप्टर सर अगर आप देखोगे तो मोस्टली 4-4 पेज के चैप्टर हैं, अगर ये दोनों चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए तो 12 से 15 मार्क्स आपके फिक्स हैं एंड मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो लिखना भी बहुत आसान है सर। 12 से 15 मार्क्स फिक्स हो गए तो मतलब सर अगर यहाँ से 12 से 15 मार्क्स में स्कोर कर लेता हूँ तो रिमेनिंग 85 मार्क्स के पेपर में मुझे जस्ट स्कोर करना 45 मार्क्स एंड आई विल स्कोर एग्जाम्शन इन अ फाउंडेशन पेपर। तो इसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों छोटे चैप्टर्स को ना बहुत अच्छे से कर लो, इनके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लो, तो ये 12 से 15 मार्क्स आपके फिक्स है। ठीक है, आफ्टर दैट कि सर अगर मुझे फाउंडेशन क्लियर करना है तो 100 मार्क्स का पेपर, 100% सिलेबस। ठीक है, अब वाइल राइटिंग द सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का पेपर ना देर आर सेवरल पॉइंट्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड। सर क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं, तो जैसे ये सर्टिफाइड कॉपी है, आप देख सकते हैं इसमें टोटल मार्क्स ऑब्टेन 76 मार्क्स स्कोर हुआ है स्टूडेंट को, बहुत ही अच्छा पेपर लिखा हुआ है इसने। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्मार्ट स्टूडेंट है अपना। और अब अगर इसकी सर्टिफाइड कॉपी में देखूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब ने ना पूरे के पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है। जैसे अगर हम लोग जब भी फाउंडेशन का पेपर देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये पांचों में से आपको एनी 4 करना होता है। तो यहाँ पर है ना
क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं किया है उसने, रादर ही हैज डिसाइडेड टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो पूरा 100 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन सेट 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6 सारे 20 मार्क्स का सेट इसने कंप्लीट किया हुआ है, तो इसने 100 मार्क्स का पेपर स्कोर किया हुआ है। इसलिए मैंने बोला आपको एट अ वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि आप है ना 100 मार्क्स का आप ये एम ही लेकर के चलो कि मुझे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर जब भी है ना मैं ना अपना लॉ का आंसर शीट, जब भी है ना मैं आंसर लिखने की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो क्वेश्चन नंबर होगा ना बच्चा, वो कभी भी मिडल में लिखो, वो टॉप में, टॉप में, वो भी मिडल में। बहुत सारे स्टूडेंट है ना इसको है ना यहाँ पर कॉर्नर में लिखते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब आपने क्वेश्चन नंबर है ना कॉर्नर में लिखा, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बट है ना आपका आंसर शीट चेक करने में एग्जामिनर को, चेकर को जितना कन्वीनियंट होगा ना, आपको उतने ही अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा मैं कि आपके आंसर शीट को चेक करने के लिए एग्जामिनर को या चेकर को जितना कन्वीनियंट होगा, आपको उतने ही ज़्यादा और उतने ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, अगर मैं ना अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखता हूँ, तो नेक्स्ट क्या होता है ना कि सर जैसे ही मैं कोई सप्लीमेंट वगैरह इस अपनी मेन आंसर शीट में कोई सप्लीमेंट अटैच करता हूँ, तो यहाँ पर है ना एग्जामिनर के लिए ना वो क्वेश्चन नंबर चेक करना ना डिफिकल्ट हो जाता है, उसको ये देखना ना डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए ना सबसे वेरी फर्स्ट थिंग कि सर क्या करो, आप है ना क्वेश्चन नंबर मिडल में लिखो, टॉप पे लिखो, एकदम अच्छे से उसको दिखाई देगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट, देखो, it is not compulsory but it is always advisable according to the presentation of the paper कि भैया आप है ना अपने पेपर में राइट हैंड साइड में कम से कम 2 इंच का है ना गैप छोड़ो, मार्जिन। मैं नहीं बोल रहा कि आप मार्जिन ड्रॉ करो, बट है ना मार्जिन लाइक है ना स्पेस आप छोड़ा करो। ठीक है, 2 इंच का राइट हैंड साइड में। और ये जो आपका पेपर होता है उसमें जो सबसे ये लास्ट वाली बॉटम वाली लाइन होती है, यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वो तो वैसे भी कंसिडर नहीं किया जाने वाला है, बट है ना आप पेपर लिखते टाइम ना गरीबी मत दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ ये जो लास्ट लाइन है ना उससे 1 या 2 लाइन पहले ही आप अपना आंसर को खत्म कर दो। सर क्या हो गया अगर मेरा आंसर नहीं खत्म हुआ तो? अगर आपका नहीं आंसर खत्म हो रहा, मूव टू द नेक्स्ट पेज, मूव टू द नेक्स्ट साइड, बट है ना आप है ना ये लास्ट लाइन तक मत लिखो, कचरा लगता है आपका आंसर। और जो लोग यहाँ पर लिखते हैं ना गरीबों, मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं तुमको अगर आप मार्जिन के नीचे लिख रहे हो तो। समझ में आया? तो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि है ना आप है ना थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। ठीक है, तो आप राइट हैंड साइड में मार्जिन रखो, एटलीस्ट कम से कम 2 फिंगर्स का या 2 इंच का, या तो फिर है ना जो यहाँ तो रखने हैं, एंड उसके साथ में जो लास्ट लाइन होती है वो लास्ट लाइन के 1 या 2 लाइन पहले आप अपना आंसर खत्म कर दो। और अगर आंसर नहीं खत्म हो रहा, यू शुड मूव टू द नेक्स्ट साइड ऑफ योर नेक्स्ट पेज। ठीक है, अच्छा सर इसके बाद क्या होता है? ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ का भी ध्यान रखो कि सर मैं हर एक नया क्वेश्चन जो शुरू करूंगा ना, मैं हर एक जो नया क्वेश्चन शुरू करूंगा ना, पेन को क्या हो गया मेरी? ठीक है, मैं हर एक जो नया क्वेश्चन शुरू करूंगा ना वो नए पेज से होना चाहिए। अब सर ये भी कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, बट है ना प्रेजेंटेशन वाइज ना सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि सर एग्जामिनर को ना आपके है ना आंसर शीट में ना वो उसको हर एक नया क्वेश्चन जब नए पेज से मिलेगा ना तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगेन इट विल बी कन्वीनियंट फॉर दैम। तो सर आप है ना हर एक नया, जैसे देखो यहाँ पर देखो, इसने भी हर एक नया क्वेश्चन है ना नए पेज से शुरू किया हुआ है। ठीक है, मोस्टली इसने हर एक नए क्वेश्चन के लिए न्यू पेज ही लिया हुआ है। सर अगर मेरा है ना एक पेज के अंदर आधे पेज में खत्म हो जा रहा है आंसर, या 3/4 ऑफ द साइड में खत्म हो जा रहा है आंसर, तो फिर क्या करूँ? नेक्स्ट जो बचा हुआ इतना है, वो एग्जामिनर को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैंने आंसर का लेंथ या अपने पेपर का लेंथ बढ़ाने के लिए जानबूझ करके इतना सारा गैप छोड़ा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। इनफैक्ट इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छी बात है कि है ना आप हर एक नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करो, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर थिंग। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज। अच्छा सर उसके बाद क्या होता है? सर एवरी न्यू क्वेश्चन फॉर अ न्यू पेज। तो अभी तक हम लोग ने 3 से 4 पॉइंट डिस्कस किए कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने का 100% सिलेबस, क्वेश्चन लिखने का मिडल पे टॉप में राइट हैंड साइड मार्जिन छोड़ना है, पेज अपने आंसर शीट के डाउनवर्ड साइड नीचे सबसे लास्ट में भी 2 लाइन का कम से कम मार्जिन छोड़ना है, नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना है। अब नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का है ना सबसे ना मोस्ट यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या तो सबको ऐसा लगता है कि सर लॉ में बहुत सारे सेक्शन हैं, क्या करने का? सर सेक्शन से याद करना ज़रूरी है क्या? सर सेक्शन लिखेंगे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं लिखेंगे तो कम मार्क्स मिलेगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, दिस ऑल आर मिथ्स। मैं आपको दिखाऊंगा, ये सर्टिफाइड कॉपी में आप देखो, इसने है ना पूरे सर्टिफाइड कॉपी में, मतलब पूरे पेपर में 100 मार्क्स के पेपर में मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन में इसने सेक्शन लिखे हैं जिसमें ही इज़ वेरी वेरी श्योर
श्योर, स्टूडेंट को ना एकदम अच्छे से श्योर था कि भाई यही पर्टिकुलर सेक्शन है, तो उसने ये सेक्शन कोट किया, अदरवाइज उसने पूरे पेपर में कहीं पर भी सेक्शन कोट नहीं किए हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि सर अगर है ना हम लोग है ना सर सेक्शन लिखेंगे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर सेक्शन नहीं लिखेंगे कम मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, बट अगर आप गलत सेक्शन लिख रहे हो तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि वो आपके पूरे आंसर को रॉन्ग कर देवे। समझा? चेकर चाहे तो पूरे आंसर में आपको जीरो दे सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना आंसर डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या तो अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, या तो फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसा कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आपको सेक्शन कोट ही करना है, बट इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट द सेक्शन देन प्लीज कोट इट, कोई कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? बट नहीं कोट करोगे तो कम मार्क्स मिलेगा, ऐसा भी कहीं पर नहीं दिया हुआ है। इसके बाद सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, अभी ये मेरा जनरल ओपिनियन है, ठीक है? प्लीज़ डोंट अच्छा कोई सेंटीमेंटी मत होना या पर्सनली हर्ट मत होना, बट ना ये मेरा जनरल ओपिनियन है कि लड़कियों की हैंड राइटिंग खानदानी अच्छी होती है। इसके लिए ये स्पेसिफिक पॉइंट है ना सिर्फ मेरे बॉयज स्टूडेंट्स के लिए है कि भाई साहब हैंड राइटिंग अच्छी बनाओ, हैंड राइटिंग अच्छी बनाओ। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही वाव होनी चाहिए या टंच होनी चाहिए, एकदम स्पेसिफिक टू द पॉइंट, एकदम एकदम अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हैंड राइटिंग उतनी अच्छी बनाओ ना कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली बॉयज़ ही होते हैं ऐसे, ये यहाँ पर भी बैठे हुए हैं एक दो लोग ठीक है, मोस्टली बॉयज़ ही होते हैं ऐसे जिन लोग की है ना हैंड राइटिंग खराब, मतलब मोस्टली बॉयज़ होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग खराब होती है एज पर द स्टूडेंट्स, बट कभी कभी किसी फीमेल स्टूडेंट्स की भी खराब होती है। तो मैं उस पर ऐसा कुछ कमेंट नहीं करूँगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि लड़कियों की हैंड राइटिंग खानदानी अच्छी होती है, बट बॉयज़ की तो खराब होती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत अच्छी हैंड राइटिंग बनाओ, बट एटलीस्ट बच्चा थोड़ी तो मेहनत कर ले, ठीक है? उतनी अच्छी। कभी कभी ऐसा होता है कि सर बच्चे ने 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, सर बहुत अच्छे सेक्शंस वगैरह कोड करके आया हुआ है, सर प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत अच्छा था, बट उसकी हैंड राइटिंग एकदम खराब, तो प्रेजेंटेशन का कुछ मतलब ही नहीं रहा। सर जब चेकर को उसका आंसर पढ़ के समझ में ही नहीं आ रहा है, या तो फिर उसको है ना एक ही आंसर को 3-4 बार पढ़ना पड़ रहा है, तो वो इरिटेट हो जाएगा बच्चा, वो मार्क्स नहीं देगा। तो आप एटलीस्ट है ना हैंड राइटिंग उतनी अच्छी बना लो कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। बहुत वाव करने की जरूरत नहीं है, बट फेयर रखो अपनी हैंड राइटिंग, ठीक है? सर हैंड राइटिंग के ऊपर ध्यान देने का। उसके बाद सर अच्छा ये एक हो गया। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है सर, आंसर लिखते कैसे हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन तो दो टाइप के पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे 100 मार्क्स के पेपर में आपको 40 मार्क के या 40 to 45 मार्क्स के अगर आप देखोगे ना, हमेशा आपको है ना डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? एंड अगर आप देखोगे 55 to 60 मार्क्स का आपको केस स्टडी ही पूछा जाता है, ठीक है? आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हो या केस स्टडी, जैसे नॉर्मली हम लोग केस स्टडी लिखते हैं तो हमेशा हम लोग आंसर अपने ना 3 पॉइंटर्स में खत्म करते हैं या 3 पैराग्राफ में खत्म करते हैं, प्रोविजन ऑफ लॉ, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, ठीक है? बट है ना बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जब डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं ना तो उन लोग है ना एक पेज का आंसर लिख रहे हैं ना तो एक ही पैराग्राफ में पूरा पेज खत्म कर दे रहे हैं। आप ये चीज़ को अवॉइड करो, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हो, आप हमेशा आंसर है ना पैराग्राफ फॉर्म या पॉइंटर फॉर्म में लिखो, और आपका एक पैराग्राफ है ना 5 से 6 लाइन से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक पेज का भी आंसर है ना तो एटलीस्ट ट्राई करो कि आप उसमें 2 से 3 पैराग्राफ या 2 से 3 पॉइंटर बनाओ। उसके पीछे का सबसे मेन रीजन, जो लॉजिकल रीजनिंग में बताता हूँ आपको, आपको बहुत सारे है ना आपके फ्रेंड्स मिलेंगे या सीनियर्स मिलेंगे या बहुत सारी फैकल्टीज भी होती है जो लॉ पढ़ाने वाले, उन लोग बोलते हैं कि सर स्टेप्स पे मार्क्स नहीं मिलते। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं। जैसे अगर आप यही पर्टिकुलर सर्टिफाइड कॉपी देखोगे, वहाँ पर आपको दिखा रहेगा बहुत जगह पे ना, मतलब हर एक आंसर करने पे स्टेप्स पे मार्क्स मिलते ही है, ठीक है? बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट ने ना, देखो पॉइंटर फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, भाई का प्रोविजन गलत है बट कंक्लूजन सही है, प्रोविजन की जगह पे 0 मिल गया है उसको और आधा मार्क्स मिला हुआ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, कंक्लूजन इसका राइट है इसलिए इसको आधा मार्क्स मिल गया, और प्रोविजन गलत था इसके लिए इसका 1 मार्क्स कट हो गया। अगर इसका प्रोविजन भी सही रहता, कंक्लूजन भी सही रहता, पूरे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो सर अगर मैंने अपनी केस स्टडी को या अपने डायरेक्ट क्वेश्चन को पॉइंटर फॉर्म में लिखा है, अगर समझो मैंने केस स्टडी लिखी हुई है, प्रोविजन ऑफ लॉ है, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, तीनों लिखा हुआ मैंने पैराग्राफ फॉर्म में, प्रोविजन एंड फैक्ट ऑफ द केस के बीच में 1 से 2 लाइन का गैप छोड़ा हुआ, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन के बीच में 1 से 2 लाइन का गैप छोड़ा हुआ है। तो अभी बाई चांस समझो ऐसा हो गया कि आपने कंक्लूजन गलत लिख दिया या प्रोविजन गलत लिख दिया, ठीक है? तो सर अगर मैंने प्रोविजन गलत लिखा बट मैंने फैक्ट एंड कंक्लूजन अच्छे से लिखा हुआ, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे? अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है ना तो आप इतना मान के चलो आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, 1 से 1.5 मार्क्स मिल ही जाएगा, अगर आपका प्रोविजन गलत है बट कंक्लूजन सही है, या कंक्लूजन गलत है प्रोविजन और फैक्ट सही है, क्योंकि स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर देखो, दिस इज द एविडेंस, ठीक है? सर्टिफाइड कॉपी है ICAI की, September 24 में भी शायद,
ठीक है। तो सर स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं, अगर यही आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी लिख रहे हो, ठीक है, तो उसको भी पॉइंटर फॉर्म में लिखो, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स बना लो, पॉइंट नंबर 1 2 3 या ABC करके रख दो। मैं तो बोलूँगा पॉइंटर रखने का, पैराग्राफ बना करके, हर एक पैराग्राफ के बीच में 1 से 2 लाइन का डिफरेंस छोड़ो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर समझो अगर आपने ना, मानो अगर आपने पॉइंटर फॉर्म्स वगैरह में नहीं रखे हैं, ठीक है, पैराग्राफ नहीं बना, आपने एक पेज का आंसर लिखा है और एक ही पैराग्राफ पूरे एक पेज का है, तो इसमें दो चीज़ें आती है। पहले जो चेकर या एग्जामिनर है, वो जब आपका पेपर है ना चेक करेगा, ठीक है, तो आपको उसको है ना आपका आंसर शीट का वो पूरा पेज पढ़ना पड़ेगा। अब उसमें अगर प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन या डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो पूरा एक ही साथ में लिख दिया हुआ है, और मे बी आपने उसमें 1 या 2 पॉइंट गलत लिखे हैं, तो एंटायर आंसर शीट को मे बी वो कट करके 0 दे देगा आपको। बट अगर वहीं आपने ना उसको 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन में, या डायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसको आपने 3 पैराग्राफ में लिखा है, मे बी हो सकता है कि आपके किसी एक पैराग्राफ का है ना कंटेंट गलत हो, तो ऊपर के 2 पैराग्राफ तो सही है ना, उस पर वो आपको मार्क्स दे सकता है। समझ में आया? तो इसलिए ज़रूरी है, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको है ना पॉइंटर फॉर्म में ही आंसर लिखना है, आपको पैराग्राफ फॉर्म में ही आंसर लिखना है। इसने भी देखो हर एक पैराग्राफ के बीच में 1 से 2 लाइन का गैप छोड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरलाइनिंग, ठीक है। सर क्या मुझे अपने आंसर को अंडरलाइन करना है? अगर आप केस स्टडी लिख रहे हो तो आप हमेशा प्रोविजन एंड कंक्लूजन वाले पॉइंट में आप अंडरलाइन कर सकते हो, फैक्ट ऑफ द केस आपको कभी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं और करना भी नहीं, ठीक है। बट कंक्लूजन, सर क्या इससे क्या फायदा होगा? अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हो या केस स्टडी लिख रहे हो, केस स्टडी में मेनली जो कंक्लूजन का जो आपका मेन आंसर होता है ना, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा गया है वेदर इज लायबल टू पे द डैमेजेस और नॉट, आपने है ना प्रोविजन कोट कर दिया, फैक्ट ऑफ द केस लिख लिया, कंक्लूजन लिख रहे हो, कंक्लूजन का आपने ओपनिंग स्टेटमेंट डाल लिया है, जैसे नॉर्मली आफ्टर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ द केस इट इज एविडेंट दैट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट वगैरह, एंड उसके बाद आपने लिख लिया है कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मिस्टर ए इज नॉट लाइबल टू पे द डैमेजेस टू मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर ए इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द डैमेजेस, ही इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे द डैमेजेस, और आपने उस पर्टिकुलर लाइन को है ना पर्टिकुलर सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया हुआ है। तो इससे फायदा क्या होगा, आपने अगर हर आंसर में प्रॉपरली अंडरलाइनिंग की हुई है, ठीक है, तो है ना एक आंसर, दो आंसर, तीसरे आंसर से ना मोस्टली है ना वो देखेगा अच्छा प्रोविजन सही कोट किया, कंक्लूजन में सिर्फ अंडरलाइन वाला पार्ट पड़ेगा और आंसर चेक कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर जो चेक करेगा देखेगा ऐसा कंक्लूजन सही है और डायरेक्ट है ना अंडरलाइनिंग वाला पार्ट पड़ेगा, हाँ बरोबर ठीक है, तो मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका प्रोविजन भी नहीं पड़े और सीधा मार्क्स देकर के आगे बढ़े, तो है ना इससे फ्लो ऑफ मार्क्स बढ़ेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो अंडरलाइनिंग करने से है ना एग्जामिनर या चेकर की है ना मेहनत कम हो जाती है और आपका आंसर करेक्ट है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सर ऐसा होता है क्या 6 में से 6 मिल गए, 7 में से 7 मिल गए, 5 में से 5 मिलता है क्या? मिलता है बच्चा। यहाँ पर देखो जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का था और यहाँ पर अपने स्टूडेंट को मिला हुआ है आई थिंक 14.5 मिला हुआ था क्या इसको, 14.5 आउट ऑफ 20, 14.5, ठीक है। उसको हर एक पेपर मतलब हर एक आंसर में ना उसको 5 में से 3 5 में से 4 मिला हुआ है। बट सर 5 में से 5 नहीं मिल सकता क्या? 7 में से 7 नहीं मिल सकता क्या? मिल सकता है बच्चा। अगर मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह दिखा दूं तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 में 17.5 मिला हुआ आउट ऑफ 20, 17.5 मार्क्स, मतलब उसको एक क्वेश्चन था जो 7 मार्क्स का था जिसमें उसको 6.5 मार्क्स मिले हुए, एक क्वेश्चन था जिसमें जो 5 मार्क्स का था उसको पूरे 5 मार्क्स मिले हुए हैं। तो इट इज पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको हर एक क्वेश्चन में आउट ऑफ आउट मिलेगा, बट देर आर चांसेस कि अगर आपका है ना आंसर का कंटेंट सही है, अगर आपका आंसर का है ना कंटेंट सही है, आपका प्रेजेंटेशन सही है, आपकी अंडरलाइनिंग वगैरह प्रॉपर है, आपके आंसर का लैंग्वेज अच्छा है, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं, आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 में इसको थोड़ा सा कम मिला था 12.5 आउट ऑफ 20, बट कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके ओके, यहाँ देखो, इसको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में इसको कम मार्क्स मिले क्योंकि इसका एक आंसर गलत हो गया था, आई थिंक शायद से एक आंसर इसने छोड़ दिया था, ठीक है। अगर उसने वो आंसर भी कंप्लीट कर लिया होता तो इसको इजीली ही वुड हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर पेपर, ठीक है। अच्छा आगे का देखेंगे, आंसर नंबर 4 देखेंगे हम लोग इसका। आंसर नंबर 4 में भी यहाँ पर भी देखो स्टेप्स पे मार्क्स कटे हुए हैं, इसने एक स्टेप बरोबर लिखा है, सेकंड स्टेप गलत किया हुआ है, सेकंड स्टेप पे 0 मार्क्स मिले, बट थर्ड स्टेप पे इसको पूरे मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। और 3 में से 3 4 में से 4 भी मिला हुआ है, 5 में से 5 भी मिला हुआ है, और इसको इवन 6.5 भी मिला हुआ है किसी तो आंसर में, आउट ऑफ 7 6.5 भी मिला हुआ है इसको, आई थिंक यही वाला आंसर था क्या,
देखो 17.5 आउट ऑफ 20 ही हैव स्कोर्ड 17.5, 20 में से 17.5 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सर आउट ऑफ आउट भी मिलता है, बस आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। सर आंसर का लैंग्वेज, सर आंसर का लैंग्वेज आप ना इसकी सर्टिफाइड कॉपी मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक में है ना डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे हो, आप डाउनलोड कर लेना। आप इसकी लैंग्वेज भी पढ़ोगे ना, बहुत ज़्यादा लीगल लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, इसने आंसर बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बहुत करेक्ट लिखा हुआ है आंसर। बट ना जैसे आप और मैं जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज लिखते हैं ना वही। अब इस पे एक मिनट का एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं हम लोग। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, सर हम लोग ओन वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं क्या? बच्चा यू आर अलाउड टू राइट, यू आर अलाउड टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज ना कि ना आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपको ना कुछ की सेंटेंसेस या की वर्ड्स वगैरह होने चाहिए। अब इसने भी पेपर में ना एक दो जगह सिली मिस्टेक की है, बट अवॉइडेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। जैसा अगर समझो इसने ना जब भी केस स्टडी अटेम्प्ट किया ना, इसने हेडिंग नहीं डाली प्रोविजन ऑफ लॉ, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, विच इज ऑप्शनल। अगर आपको चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो मत लिखो। मैं बोलता हूँ अगर आप लिखोगे तो अभी अच्छा, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, बट अगर आपको लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, लिखना चाहिए। अगर आप केस स्टडी लिख रहे हो तो आप हेडिंग डालो प्रोविजन ऑफ लॉ, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन। अब केस स्टडी लिखने में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर वो लीगल कंटेंट कैसे ले? अबे तू लॉयर है क्या, एडवोकेट है क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इवन मी टू राइट द आंसर इन अ पर्टिकुलर, पूरा 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 आंसर एकदम लीगल लैंग्वेज में ही लिखूँ। आप एडवोकेट हो भी नहीं, और यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सीए फाउंडेशन, आईसीआई नेवर एवर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल कि आप हर एक आंसर में सेक्शन लिखो, आप हर एक आंसर में ना जो लैंग्वेज होना चाहिए वो मॉड्यूल का लैंग्वेज होना चाहिए, या तो फिर आपके आंसर सजेस्टेड आंसर से वर्ड टू वर्ड मैच करने चाहिए। नहीं, मेरे भी नहीं करेंगे अगर मैं लिखूंगा तो, ठीक है। और सर एकदम पूरा लीगली कंटेंट नहीं, बट कुछ की वर्ड्स या की सेंटेंसेस होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ प्रोविजन, अगर आप लिखना शुरू कर रहे हो तो हमेशा ध्यान में रखो बच्चा, आप हमेशा प्रोविजन कैसा शुरू करो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पुट अ कॉमा, देन कोट द प्रोविजन, ठीक है। फैक्ट ऑफ द केस लिख रहे हो तो फैक्ट ऑफ द केस लिखते टाइम है ना, हमेशा आप जो फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट लाइन है ना, इन द गिवन केस, इन द इंस्टेंट केस, इन द गिवन सिचुएशन, ऐसा ही शुरू करो। जब आप कंक्लूजन फ्रेम कर रहे हो, ठीक है, कंक्लूजन फ्रेम करते टाइम आप ये चीज़ का ध्यान रखो कि सर जैसे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट कंक्लूजन लिख देते हैं, इट इज़ गुड, इट्स गुड, बट है ना आप कंक्लूजन को थोड़ा अच्छे से फ्रेम भी कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कंक्लूजन लिखते टाइम आप ओपनिंग डाल दे रहे हो, आफ्टर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ द केस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, या इट इज एविडेंट दैट, और उसके बाद आपका मेन आंसर कि मिस्टर ए इज नॉट लाइबल टू पे द डैमेज, और उसको आप अंडरलाइनिंग कर दो बस, ठीक है। तो वो सीधा अंडरलाइन वाला पार्ट पढ़ेगा, उसको जो चेकर है वो सीधा अंडरलाइन वाला पार्ट पढ़ेगा, उसको अंडरलाइन वाले पार्ट से मतलब है, बट आपका आंसर कंप्लीट भी लिखेगा, आपने मेन आंसर को आपने अंडरलाइन भी कर दिया, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। दस, हेंस, ये सारे वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है। जैसे आप अगर आप कोई चीज़ कंक्लूड करो तो हेंस मिस्टर ए इज नॉट लाइबल टू पे द डैमेजेस, दस मिस्टर ए इज नॉट अंडर द ऑब्लिगेशन टू पे द फाइन और पेनल्टी, जो भी आपका मेन कंक्लूजन है ना। तो ये जो की वर्ड्स या जो की सेंटेंसेस है उसको आप ध्यान में रखो, ठीक है। सर ये चीज़ कैसे होगा वो मैं आपको है ना अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जब रिवीजन स्ट्रैटेजीज करेंगे ना, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो है ना एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं है, एक सिंपल सा मेथड है, आप फॉलो करो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे, एंड यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर गिविंग द एग्जाम, ठीक है। तब बताता हूँ मैं। अच्छा आगे चलते हैं इसके पेपर में। अब है ना मुझको है ना ये स्टूडेंट के पेपर में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी पता है आपको? मुझे ना दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी, जैसे अभी हम लोग ने जो प्रेजेंटेशन वगैरह की बात की, या क्वेश्चन को मिडल पे रखना, मार्जिन वगैरह, मार्जिन का स्पेस वगैरह छोड़ना, हर एक न्यू क्वेश्चन न्यू पेपर से शुरू करना, ये सारी चीज़ें तो इसने ध्यान में रखी। उसके साथ में इसने 100 मार्क्स का पेपर भी अटैम्प्ट किया, और इसने ना ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे केस स्टडी हो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को है ना सर पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख रहा है, मतलब पॉइंटर फॉर्म में भी लिख रहा है। अब पॉइंटर फॉर्म मतलब या तो आप ऐसा बुलेट पॉइंट बना लो, या तो आप डायरेक्टली पैराग्राफ पैराग्राफ लिखो, ठीक है। तो है ना इसने सारे क्वेश्चन है ना वैसे ही लिखे हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है जिससे फ़ायदा होता है हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको क्वेश्चन नंबर 5 में आई थिंक कितने मार्क्स मिले हुए हैं, देख रहे हो उसको, आउट ऑफ 7 ही गॉट 6.5 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब टोटल देखते हैं, यहाँ पर भी 17 मार्क्स मिले हैं भाई को आउट ऑफ 20, एक जगह पे 17.5 मार्क्स, एक जगह पे 17 मार्क्स, ठीक है। अच्छा तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में इसको 14.5 मिला हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 में 12.5 मिला हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं लिखा है इसने, रादर देन अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 3 ही हैज डिसाइडेड टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ही गॉट 17.5, क्वेश्चन नंबर 5 में 17, एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 में
कितना, आई थिंक 14.5 ही अगेन 14.5। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल 76 होता, बट ये 76 से 80 मार्क्स होता था, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन छूट गया क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसकी वजह से इसको 12.5 मिला हुआ था। ठीक है, अच्छा अभी फ़ायदा क्या, अभी देखो, अब अगर जब मैं बात करता हूँ कि सर मैं ना सारे क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरे को और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक इसने सीरियल वाइज अटेम्प्ट किया हुआ है, बट ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, आईसीए के गाइडलाइंस में भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि है ना आप है ना सीरियल वाइज या ऑर्डर वाइज में, मैं एडवाइजेबल भी नहीं बोलता हूँ। आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है 10 से 15 मिनट पहले, आपकी मर्जी, अगर आपको चाहिए, अभी जैसे ये स्टूडेंट का अपना ओन डिस्क्रिप्शन था कि सर मैं है ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 6 ऑर्डर वाइज में जा रहा हूँ, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू द स्टूडेंट्स कि भैया आप देखो आपको कौन सा क्वेश्चन जम रहा है। अगर मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 जम रहा है, सर मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करूँ क्या, बिंदास। सर क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा, फिर 1 करूंगा, फिर 3 करूंगा, फिर 4 करूंगा, चलेगा क्या, चलेगा भाई, बिंदास चलेगा, आपकी मर्जी। बस ध्यान में रखना क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, एंड यू हैव ऑप्शन टू राइट एनी 4 आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6। ये 5 क्वेश्चन में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बट क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, वहां पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपका मर्जी, अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 से भी शुरू कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 से भी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है ध्यान में रखने की, जैसे अगर समझो मैं क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहा हूं और उसमें 5-5 मार्क्स के मुझे है ना 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, या 4-4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 में ना ABCDE, सबसे पहले डी आ रहा है तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा। सर उसके बाद मैं बी लिखूँ, चलेगा, हाँ चलेगा। फिर उसके बाद ए लिखूँ, चलेगा। बट सर मेरे को सी और ई नहीं आ रहा है, तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने ए और बी अटेम्प्ट किया, फिर मुझको याद आया क्वेश्चन नंबर 6 के सी का आंसर, तो मैं जाकर के लिखूँ क्या उसको, नहीं। आप अगर ऐसा करोगे ना तो यहाँ पर मे भी ऐसे चांसेस है कि चेकर आपके पेपर वो आंसर को कंसीडर ना करे और उसको कट कर दे। तो सर व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, तो जैसा अगर मुझे लिखना है पेपर, और अगर समझो मैं क्वेश्चन नंबर 4 से या क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं मेरे को जहाँ से भी आता है ABCDE, मैं सीरियल वाइज जा सकता हूँ, या सबसे पहले मैंने डी अटेम्प्ट कर लिया, फिर सी अटेम्प्ट कर लिया, फिर बी अटेम्प्ट कर लिया, फिर ए अटेम्प्ट कर लिया। सर मुझे ई नहीं आ रहा था, तो मैं ई के लिए ना एक साइड पूरा ऐसा ब्लैंक छोड़ दूंगा, ठीक है, एंड देन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 4 5 जैसा भी हो, ठीक है। मैं पूरा पेपर लिखने के बाद अगर मुझे वो आंसर याद आता है, तो मैंने जहां पर स्पेस छोड़ा मैं जाकर के उस आंसर को वहां पर लिख दूंगा। सर अगर नहीं याद आया तो चुपचाप जाके सिंपली उसको ऐसा कट कर दूंगा। समझ में आया, सिंगल सी 2 लाइन, सिंगल बोलो सिंपल सी 2 लाइन अक्रॉस द फेस ऑफ द पेज आप कट कर दो, बस खत्म। समझ में आया। बट है ना आप ऐसा मत करो, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का 2 अटेम्प्ट करने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन वापस अटेम्प्ट करो, ऐसा मत करो, ये खिचड़ी बन जाएगा। फिर यहाँ पर है ना चेकर इरिटेट हो जाएगा, तो मे बी वो आपका आंसर चेक ना करें। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि बच्चा आप क्या करो, सर क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ तो मैं पूरा कंप्लीट करूँ, अगर मुझे कोई आंसर नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए स्पेस छोड़ दूंगा, वो एक साइड या 2 साइड में अपने पेज का छोड़ दूंगा, ठीक है। और अगर सर बाद में याद आ गया तो मैं जाकर के वहां पर लिख दूंगा, नहीं याद आया तो मैं चुपचाप उसको क्रॉस कर दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। यहां तक करेक्ट है सर, ये सारी चीजें तो हो गई, ठीक है। सर स्टेप्स में आंसर लिखने हैं, मुझे, हाँ स्टेप्स पे मार्क्स वगैरह मिलते हैं, केस स्टडी वगैरह पे, केस स्टडी वगैरह भी सॉल्व करते टाइम मुझे प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द कंक्लूजन, ऐसे फॉर्म में ही आंसर लिखना है, वेदर यू वांटेड टू पुट द हेडिंग और नॉट दैट डजंट इवन मैटर, बट आपको लिखना है, ठीक है। सॉरी, दैट डजंट इवन मैटर, आपको चाहिए तो नहीं, बट आप पैराग्राफ फॉर्म में हमेशा लिखो, मतलब प्रोविजन के लिए एक अलग पैरा, फिर 1 से 2 लाइन का डिफरेंस छोड़ के फैक्ट ऑफ द केस, फिर उसके बाद 1 से 2 लाइन का डिफरेंस छोड़ के कंक्लूजन। हाँ अगर आपको हेडिंग डालनी है तो आप हेडिंग डालो, प्रोविजन ऑफ लॉ, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन। अगर नहीं डालनी तो मत डालो, कोई बात नहीं, बट आंसर हमेशा पॉइंटर में ही होने चाहिए, ठीक है। और हर एक पॉइंटर या हर एक पैराग्राफ के बीच में आपको 1 से 2 लाइन का डिफरेंस छोड़ना है, ठीक है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे अगर वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर लो कि सर 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने का है, 100% सिलेबस होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर मिडल में लिखना है, टॉप पे एकदम। सर मार्जिन वगैरह स्पेस वगैरह छोड़ना है मुझे मार्जिन के लिए, एवरी न्यू क्वेश्चन शुड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज, ठीक है। नो नीड टू रिमेंबर द सेक्शन, अगर याद है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। सर हैंड राइटिंग मुझे अच्छी बनानी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत सुंदर, बहुत एकदम वाह आप करची हुई लिख दो, नहीं बच्चा जैसी आती है वैसी लिख, बट एग्जामिनर को समझ जाए, फेयर हैंड राइटिंग रख, कि एक रीडिंग में उसको आपका आंसर, प्रोविजन, कंक्लूजन समझ में आ जाए, ठीक है। सर रिवीजन स्ट्रैटेजी तो अपने को बात करने का है अभी। सर स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा रिवीजन स्ट्रैटेजी से पहले सर
पेपर में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर आप किसी को पूछोगे ना कि पेपर में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ना मोस्टली आपको पीपल विल गोना से टू यू कि सर दो टाइप के, एक डायरेक्ट क्वेश्चन और एक केस स्टडी। नहीं बच्चा, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी वेराइटीज होती है, ठीक है, केस स्टडी में भी एक दो वेराइटीज वगैरह होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सर मोस्टली अगर मैं देखूं दो डिफरेंट टाइप, अगर मैं पेपर में देखूं आईसीआई के डिफरेंट टाइप्स में, तो मेन तो दो हेडिंग है सर। एक हो जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, एक होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको उन लोग देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो सर डिस्टिंग्विश, तो सर हमको तो पता है ना डिस्टिंग्विश कैसे कैसे लिखते हैं, तो बेटा समझ, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन की बात नहीं है, मोस्टली आप लोग बचपन से मतलब 11th 12th स्टैंडर्ड से डिस्टिंग्विश बिटवीन वगैरह लिखते हुए आ रहे हो। बट है ना, आप है ना प्रोफेशनल एग्जाम में एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर है ना सर डिस्टिंग्विश बिटवीन, अगर मेरे आईसीआई के मॉड्यूल में अगर वो पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश बिटवीन सर वो टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, टी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ट्राई करना बच्चा कि वही फॉर्मेट में आप याद रख के वही फॉर्मेट में आप है ना आंसर लिखो। मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना आप वो टी फॉर्मेट में ही लिखो, ठीक है। आप लिखते टाइम हमेशा ध्यान में देना कि सर जैसे भी हम लोग लिख रहे हैं, जैसे अगर आप इलीगल अग्रीमेंट वगैरह, इलीगल अग्रीमेंट एंड वॉइड अग्रीमेंट के बीच में लिख रहे हो, तो आपका पहला कॉलम बनेगा बेसिस, बेसिस या पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो भी है, और उसके बाद हेडिंग बनेगी इलीगल एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट, फिर आप बेसिस लिखोगे, एक दो तीन चार पॉइंट है तो चारों पॉइंट लिखो। तो है ना मोस्टली ऐसा होगा कि वो आपकी हेडिंग देख करके ही आपको है ना मार्क्स दे देगा। 4 मार्क्स का था और बुक में सर 5 पॉइंट दिए, मैंने पांचों के पांचों पॉइंट लिखे हैं, वो एक दो तीन चारों स्टेप कंप्लीट है, पांचों स्टेप कंप्लीट है, आपको 5 मार्क्स देगा और कंप्लीट आंसर आपका, और आप आगे मतलब आपको आउट ऑफ आउट मिल जाएंगे। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन कि जिसमें है ना हमको आउट ऑफ आउट क्वेश्चंस, आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलते हैं। तो ध्यान में रखो कि सर सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन में वो डिस्टिंग्विश होता है। तो डिस्टिंग्विश अगर मेरे आईसीआई के मॉड्यूल में टी फॉर्मेट में दिया हुआ तो मैं टी फॉर्मेट में लिखूंगा, और मेरे 3 हेडिंग बनेगी, जो 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, और पहला हेडिंग बनेगा मेरा डिफरेंसेस या फिर बेसिस, ठीक है। जैसे अगर सेल एंड हायर परचेज के बीच में बन रहा है तो पहला हेडिंग बनेगा बेसिस, फिर सेल एंड फिर उसके बाद हायर परचेज। समझ में आया? वैसा नेक्स्ट सर कभी कभी होता है ना कि है ना सर टी आईसीआई ने ना दे हैव आस्क्ड द डिस्टिंग्विश बिटवीन इन अ क्वेश्चन पेपर, बट है ना सर वो टी फॉर्मेट में दिया हुआ ही नहीं है। जैसा अगर समझो लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो यूनिट 5 देखते हो आप, तो उसमें ना सर दिया हुआ है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, तो सर वो तो टी फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ, तो उसको भी टी फॉर्मेट में लिखने का नहीं बच्चा, फिर उसको टी फॉर्मेट में मत लिख, वो 5 पॉइंटर फॉर्म में दिया हुआ है, उसके 5 पॉइंट्स बनाए हुए, तो 5 ही पॉइंट में लिख बेटा उसको, समझ में? तो उसको बुलेट पॉइंट में या पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 करके ही लिख उसको, ठीक है। आप जबरदस्ती का उसको टी फॉर्मेट में जा करके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस खुद से बनाना चालू करोगे ना, तो फिर वो आंसर गलत हो जाएगा, फिर आया ना आप अपने मन से ठोक रहे हो उसमें, तो वो काम मत करो, ठीक है। जैसे अगर आप देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच में पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन दिया हुआ, उसमें भी 5 हेडिंग दी हुई है, ठीक है, 5 पॉइंट्स में। अगर आप चाहो तो उसको टी फॉर्मेट में बना सकते हो क्योंकि वहां पर हेड पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, बट मैं बोलूंगा आईसीआई के मॉड्यूल में वो पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है 5 पॉइंट्स में, तो आप उसको 5 पॉइंट्स में लिखो, उसको टी फॉर्मेट में मत लिखने के लिए जाओ। समझ में आया? नेक्स्ट सर डिस्टिंग्विश बिटवीन तो हो गया, उसके बाद क्या, अच्छा कभी कभी ये भी होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन में, और एक टाइप का डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है कि जहां पर है ना सर हमको है ना वैसा डिस्टिंग्विश बिटवीन ना ही पैराग्राफ फॉर्म में दिया है ना ही टी फॉर्मेट में दिया, जबरदस्ती आईसीआई ने बनाया हुआ है वो। जैसे अगर समझो उन्होंने बोल दिया आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल डैमेजेस एंड ऑर्डिनरी डैमेजेस, सर ना ही वो पॉइंटर फॉर्म में दिया हुआ है ना ही डिस्टिंग्विश टी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो क्या करूं मैं? तो सर ऐसे केसेस में जैसे समझो ये आपका आंसर शीट है, तो आप इसमें क्या करोगे, हेडिंग डालोगे ऑर्डिनरी डैमेजेस, एक्चुअल डैमेजेस या यूजुअल डैमेजेस जो भी है, ठीक है। आप हेडिंग डाल करके ना उसके ऊपर 8 से 10 लाइन लिख लो, आपको जितना याद है, या 6 से 7 लाइन जो भी है। उसके बाद 1 से 2 लाइन का डिफरेंस डालो, 1 से 2 लाइन का डिफरेंस छोड़ो, एंड उसके बाद आप हेडिंग डाल दो स्पेशल डैमेजेस एंड देन राइट। समझ में आया क्या? तो अब अगर आपको है ना मतलब सर इसमें क्या करना है, हमको 2 पैराग्राफ लिखने का है, एक पैराग्राफ जितना आपको ऑर्डिनरी डैमेजेस के बारे में मालूम है वो लिख दो, 1 से 2 लाइन का डिफरेंस छोड़ो, फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग डाल दो स्पेशल डैमेजेस, और जितना भी आपको याद है वो लिख दो,
ये भी एक टाइप का डिस्टिंग्विश बिटवीन है। यस सर, मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जब है ना ज़बरदस्ती या फिर अगर आईसीएआई ने खुद से ऐसे कोई डिस्टिंग्विश बिटवीन खुद से बना करके पूछे हुए हैं, तो आप दिस इज़ वन ऑफ द मेथड जिसमें आप आंसर लिख सकते हो। बट अगर सर क्वेश्चन पूछा गया और आईसीएआई के मॉड्यूल में मेरे वो टी फॉर्मेट में दिया गया, तो मैं टी फॉर्मेट में लिखूंगा। अगर सर वो है ना पॉइंटर फॉर्म में दिया हुआ है तो पॉइंटर फॉर्म में। अगर सर किसी भी फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, दो उन्होंने खुद से बना करके पूछे हुए हैं, तो सर मैं उसको पैराग्राफ में लिखूंगा। दो पैराग्राफ बनाऊंगा, पहला वाले का और एक सेकंड वाले का, और दोनों के बीच में 1 से 2 लाइन का डिफरेंस, दैट्स इट। समझ में आया? तो दिस इज वन ऑफ दैट टाइप। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है सर, एक तो डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछते हैं उन लोग। अब है ना डायरेक्ट क्वेश्चन में भी है ना बहुत सारे है ना वेराइटीज होती हैं। जैसे है ना आप बहुत बार देखोगे ना, उन लोग एक सिंपल सा स्टेटमेंट रखेंगे या एक क्वेश्चन पूछेंगे और लास्ट में लिख देंगे डिस्कस। एक लाइन होगा डायरेक्ट क्वेश्चन का और उसके लास्ट में लिख देंगे उन लोग डिस्कस। ठीक है, दे विल आस्क यू टू से दैट कि भैया डिस्कस, या डिस्कस लिखा है या सर एनालाइज लिखा हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या करने का। ठीक है, कभी कभी तो सर ऐसा लिखा हो रहता है कमेंट, सर कभी कभी तो लिखा हुआ होता है अग्री और डिसअग्री, वेदर यू आर अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। ऐसा क्वेश्चन के शुरुआत में या क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ रहेगा, वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो सर अब आपको पता है, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्कस या एनालाइज, जैसे अगर मैं आपको सितंबर 24 का ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पर पूछा, देखो, अच्छा यहाँ पर ही देखो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आंसर द फॉलोइंग। इफ अ पार्टनर, ठीक है, इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, इफ द पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड द एक्सपेंशन इज नल एंड वॉइड, डिस्कस। एक स्टेटमेंट दिया हुआ, लास्ट में लिख दिया हुआ भैया डिस्कस करो। द पार्टनर हु इज एक्सपेल्ड विल सीज टू बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द एक्सपल्शन, एनालाइज। ठीक है सर, अगर मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में डिस्कस लिखा हुआ है या फिर एनालाइज लिखा हुआ है, तो फिर सर मैं मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, मैं वो आंसर लिखते टाइम कैसे शुरुआत करूंगा। तो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होना चाहिए सर, अगर है ना डिस्कस या एनालाइज लिखा हो तो सबसे पहले आप प्रोविजन लिखो, एंड प्रोविजन लिखने के बाद आपका जो ओपिनियन है वो आप है ना उसको 1 या 2 लाइन में कंक्लूड करके दे दो। जैसे अगर आप ये सजेस्टेड आंसर को देखोगे, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 का ही सी है क्या, हाँ 1 का ही सी है, सितंबर 24 का सजेस्टेड आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी। ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कहा गया, हाँ ठीक है, ये देखो ये सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है बच्चा, देखो तो सबसे पहले अगर आपको सेक्शन याद है तो ठीक है, वरना तो फिर हम लोग सीधा है ना प्रोविजन स्टेट करेंगे। हम प्रोविजन बताएंगे सर, एक्सपल्शन का सेक्शन 33 में दिया हुआ है और उन्होंने बोला है कि सर एक्सपल्शन के केस में पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी गिवन इन टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इट मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, इट मस्ट बी डन इन अ गुड फेथ। तो फिर इफ द कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट, मतलब सर इफ द एक्सपल्शन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नॉट fulfilled at the time of expulsion, then such expulsion is null and void। समझ में आया? ठीक है, तो सर यहाँ पर फिर उन्होंने ऑन द टेस्ट ऑफ द गुड फेथ उन्होंने बताया कि सर गुड फेथ में कब होता है, तो उन्होंने बताया सर गुड फेथ में कब होता है, इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप, नोटिस सर्व करना चाहिए उसको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए, एंड फिर उसके बाद बताया हेंस इट इज अ करेक्ट टू से दैट इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, मतलब सर नॉट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, नॉट इफ द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल, देन इन सच केस सच एक्सपल्शन इज नॉट वैलिड, इट इज नल एंड वॉइड। तो ये हो गया आपका मेन पॉइंट, ये आपका हो गया ओपिनियन। तो जब भी ये क्वेश्चन के एंड में डिस्कस या एनालाइज होता है तो इसका मतलब होता है दे आर आस्किंग फॉर योर ओपिनियन, बट यू हैव टू स्टेट योर ओपिनियन आफ्टर स्टेटिंग द प्रोविजन। तो फर्स्ट यू हैव टू स्टेट द प्रोविजन। तो सर अगर कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसके एंड में लिखा हुआ या जिसके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में या एंड में लिखा हुआ डिस्कस या एनालाइज, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा हुआ उसके एंड में लिखा हुआ डिस्कस या एनालाइज, तो सबसे पहले मैं प्रोविजन लिखूंगा एंड उस प्रोविजन के बेसिस पे मैं डायरेक्टली अपना ओपिनियन दे दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है हेंस द इट इज करेक्ट टू स्टेट दैट, मतलब द अबव स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट कि सर अगर एक्सपेल्शन है ना अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन नहीं हुआ, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड देन इन सच केस वो एक्सपेल्शन वैलिड नहीं होता, इट इज नल एंड वॉइड। समझ में आप, ये एनालाइज भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देखो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्रोविजन स्टेट किया हुआ है एंड फिर उन्होंने बताया है कि भैया मेरा ओपिनियन क्या है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर के। ठीक है, अच्छा तो सर अगर है ना क्वेश्चन में पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बाद में लिखा हुआ है कमेंट, या फिर लिखा हुआ है वेदर यू आर अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट, वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो ऐसे केसेस में क्या करना है। तो ऐसे केसेस में ना सर सबसे पहले सबसे शुरुआत में आप है ना अपना ओपिनियन बता दो
Yes, I am agree with the particular statement. Yes, the statement is correct or incorrect, and then state the provision. अगर अगर आपके क्वेश्चन में, सॉरी, अगर आपके क्वेश्चन में कमेंट लिखा हुआ है या फिर लिखा वेदर यू आर अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट और वेदर द स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आप सबसे पहले अपना ओपिनियन स्टेट कर दो. आप सीधा बता दो यस द अबव गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट और द अबव गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. वेदर आई अग्री और डिसअग्री, अब बता दो यस आई अग्री विद द पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड देन स्टेट द प्रोविजन, एंड उसके बाद में वापस लिख दो हेंस द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट. समझ में आया. बट अगर क्वेश्चन में डिस्कस या एनालाइज लिखा हुआ है तो फर्स्ट यू हैव टू डिस्कस द प्रोविजन, देन आफ्टर यू हैव टू स्टेट योर ओपिनियन. समझ में आया. ठीक है. अच्छा, अब ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन की वैरायटी. डायरेक्ट क्वेश्चन में सर डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाता है, सर डिस्कस वाला क्वेश्चन आ जाता है, एनालाइज वाला क्वेश्चन आ जाता है, कमेंट, करेक्ट, इनकरेक्ट, अग्री और डिसअग्री, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है सर, हमको कैसे याद रहेगा ये सारी चीज, मैं बताता हूँ तुमको इन द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा सर केस स्टडी, सर व्हाट अबाउट द केस स्टडी. ठीक है. अब देखो केस स्टडी को लिखने का ना हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ठीक है. मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आपका आंसर 3 पैराग्राफ में या 3 पॉइंटर में खत्म होना चाहिए. एंड माय एडवाइस, आप है ना हेडिंग भी डाल दो, प्रोविजन ऑफ लॉ, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन. ठीक है. अब केस स्टडी में ना बहुत बार ऐसा होता है कि एक होती है केस स्टडी 3 या 4 मार्क्स वाली, जिसमें ना हमेशा ना वो आपको है ना एक पर्टिकुलर फैक्ट्स दिया होगा, एक स्टोरी दिया होगा और एक ही क्वेश्चन रहता है कि वेदर मिस्टर ए इज लाइबल टू पे द डैमेजेस और नॉट, वेदर मिस्टर ए हैज अ राइट टू रिटर्न द गुड्स और नॉट. ठीक है. ऐसा तो सर उसमें तो आप चुपचाप है ना सीधा प्रोविजन ऑफ लॉ, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, खत्म करो आंसर. ठीक है. बट सर देयर इज वन मोर कि सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्स दिया रहेगा और उसके बेसिस पर है ना एक क्वेश्चन पूछा रहेगा और उसके बाद एक लाइन का डिफरेंस छोड़ करके उन्होंने पूछा रहेगा, हाँ व्हाट इफ द मिस्टर ए हैज इन्फॉर्म द अदर पार्टी, व्हाट इफ ये, व्हाट इफ वो. मतलब सर वहां पर है ना उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो सर ऐसे केसेस में ना जो मेरा कंक्लूजन होगा ना, प्रोविजन एक ही बनेगा. ठीक है. मैं उस फैक्ट से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रोविजन है, एक हेडिंग डालूंगा प्रोविजन ऑफ लॉ. ठीक है. अगर उसमें 2 प्रोविजन लगता है या 3 प्रोविजन लगता है या एक प्रोविजन लगता है, मैं एक ही पैराग्राफ में वो सारे प्रोविजन लिखूंगा. ठीक है. उसके बाद एक ही फैक्ट ऑफ द केस बनेगा. बट जब मैं कंक्लूजन लिखूंगा तो क्लियरली अगर मेरे केस स्टडी में 2 वैरायटीज पूछी गई है, 3 वैरायटीज पूछी गई, मतलब 3 अलग अलग सिचुएशन दे दिया गया है. ठीक है. व्हाट इफ मिस्टर ए हैज इन्फॉर्म्ड अबाउट द सर्कमस्टेंसेस टू मिस्टर बी, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द स्पेशल डैमेजेस और नॉट, व्हाट ही हैज नॉट इन्फॉर्म्ड, व्हाट ही इज दैट और दिस. एक मिनट गाइस, एक मिनट, चलो वापस से कंटिन्यू करते हैं. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. अच्छा, तो हम लोग कहाँ पे थे सर, केस स्टडी वाले क्वेश्चन में. तो अगर सिर्फ एक ही सिचुएशन दिया हुआ है, आपको एक फैक्ट दिया, उसमें एक ही सिचुएशन दिया है, तो आपके कंक्लूजन में सिर्फ एक पॉइंट बनना चाहिए. बट सर अगर है ना मुझे एक है ना फैक्ट दिया हुआ, मतलब एक पूरा फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें 2 सिचुएशन पूछी गई है, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे गए या 3 सिचुएशन पूछी गई है, तो भैया आपके कंक्लूजन में है ना 3 पॉइंट बनने चाहिए क्लियरली, और हर एक पॉइंट के बीच में एक लाइन का डिफरेंस, कि ना एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने तीनों सिचुएशन का आंसर दिया हुआ है, आपने तीनों सिचुएशन को अटेम्प्ट किया हुआ है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है. आप अगर आपको वहां पर चाहिए तो आप ओपनिंग स्टेटमेंट डालो कंक्लूजन का, आफ्टर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ द केस. ठीक है. अगर आप नहीं भी डाल रहे हो तो भी इट्स ओके, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप ओपनिंग स्टेटमेंट डालो. आपको सिर्फ एक ही बार ओपनिंग स्टेटमेंट लिखने का, आफ्टर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ द केस इट इज कंक्लूडेड दैट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज एविडेंट दैट, और पुट अ हाइफन, एंड उसके बाद सीधा नेक्स्ट लाइन में पहला सिचुएशन नंबर 1, फिर उसका जो भी आपका आंसर है, उसके बाद एक लाइन का डिफरेंस छोड़ो, सिचुएशन नंबर 2 का कंक्लूजन, सिचुएशन नंबर 3 का कंक्लूजन. दैट्स इट. आपके कंक्लूजन में 3 पॉइंट तो दिखने ही चाहिए. अगर 3 सिचुएशन पूछा है, 2 सिचुएशन पूछा तो 2 लिखो, एक सिचुएशन पूछा तो सिर्फ एक ही लिखो. समझ में आया. तो केस स्टडीज में भी वेराइटीज होती हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि सर एक केस स्टडी में ना 2 प्रोविजन स्टेट हो जाते हैं. तो सर अगर 2 प्रोविजन रिलेटेड, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर आप देखोगे ना कंडीशन एंड वारंटीज वाला जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का, उसमें भी जो इम्प्लाइड कंडीशन है उसके ऊपर से जब भी जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सर 2 सिचुएशन, मतलब उसमें ना 2 प्रोविजन लगने वाले हैं, तो आप प्रोविजन ऑफ लॉ में हेडिंग एक ही बनाओ. ठीक है. एक ही हेडिंग डालो प्रोविजन ऑफ लॉ, और आपको चाहिए तो दोनों प्रोविजन आप एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हो या फिर 2 पैराग्राफ बना लो. आपको लाइन छोड़ने का, डिफरेंस छोड़ने का जरूरत नहीं है. आप सिर्फ न्यू प्रोविजन न्यू लाइन से शुरू कर दो, बस. डिफरेंस मत छोड़ो दोनों प्रोविजन के बीच में अगर आपको चाहिए तो. नहीं तो मतलब आंसर तो बड़ा दिखेगा ही आपका अगर 2 सिचुएशन या 3 सिचुएशन का, तो बट ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप दोनों प्रोविजन एक साथ में ही लिख सकते हो.
ठीक है। बट कंक्लूजन हमेशा 2 पॉइंट में, अगर 2 सिचुएशन दिया गया है तो 2 पॉइंट बनेंगे, कंक्लूजन का हेडिंग एक बनेगा बट उसके अंदर 2 बुलेट पॉइंट्स बन जाएंगे या 2 पैराग्राफ बनेंगे, आप इसका ध्यान देना एकदम अच्छे से, ठीक है। और अगर 3 सिचुएशन है तो 3, ठीक है। अच्छा सर, ये तो हो गया डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। अब लास्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे को मालूम है ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो रिवीजन स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। लास्ट जो 5-8 मिनट का डिस्कशन होता है अपना, सर रिवीजन स्ट्रैटेजीज क्या करना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ ना, द बेस्ट वे, अगर आपका एक बार भी अच्छे से पूरा 100% सिलेबस पढ़ के हो गया हुआ है तो है ना, आप ये चीज़ मत करो। बहुत लोग बोलते हैं ना सर 2 टाइम रिवीजन करना, 3 टाइम रिवीजन करना, बट सर टाइम कम है तो क्या करना है। द बेस्ट वे, ठीक है, आप है ना रिवीजन करो, एक ही बार करो, बहुत बहुत अच्छे से कर लो। कैसा होना चाहिए रिवीजन? रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि सर मेरा कंपनीज एक्ट पढ़ के हो गया सर तो मैं वापस से वो टॉपिक पढ़ लूँ क्या। बेटा टॉपिक पढ़ के मतलब ही नहीं है ना, एक बार तो तूने पढ़ा हुआ है, तेरे को प्रोविजन तो समझ में आया हुआ है, हाँ जो प्रोविजन नहीं समझ में आया उसको वापस से रीड कर सकते हैं। बट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग रिविजन इज द सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो सर कैसे करने का, जैसे अगर समझो मेरा कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ के हुआ है, तो अब मुझे अगर रिवीजन के लिए बैठना है तो मैं वापस से सारे प्रोविजन, सारे टॉपिक्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीनों डॉक्ट्रिन पढ़ो, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ो, कंपनी के फीचर्स पढ़ो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पढ़ो, कॉर्पोरेट व्हील पढ़ो, ये वापस से पढ़ो क्या? नहीं, बेकार वे है। बेस्ट वे क्या है सर, मैं क्या करूँगा ना सर, आईसीआई के वेबसाइट पर पिछले 4 अटेम्प्ट के ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उसके आंसर के साथ में, मतलब सजेस्टेड आंसर के साथ में दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, फिर मैं उसको डाउनलोड करूँगा एंड उसमें से क्या करूँगा। अब देखो, अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, तो 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ पूरा 120 मार्क्स का पेपर बनता है, क्योंकि 6 क्वेश्चन होते हैं, आपको अटेम्प्ट सिर्फ 100 मार्क्स का करना होता है, कोई भी 5 क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे ना तो सर 15 से 20 मार्क्स का कंपनीज एक्ट पूछा जाता है, और हर एक अटेम्प्ट में मेरा जहां तक अंदाजा है 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब मुझे सॉल्व कितने करने हैं, 12 से 15 क्वेश्चन। पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द आंसर मैं डाउनलोड कर लूंगा, सजेस्टेड आंसर का कॉपी डाउनलोड कर लो आप, सजेस्टेड आंसर में क्वेश्चन भी दिए हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कंपनीज एक्ट को मेरे को रिवाइज करना है ना, तो मैं प्रोविजन पढ़ने से बेटर ना मैं क्या करूंगा ना, एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है, और उसके आंसर पढ़ूंगा, ठीक है। और वही ना मैं ना बुक में जाकर के उसके प्रोविजन भी एट द सेम टाइम में रिवाइज करूंगा, मतलब है ना मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर, तो पहली बात तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं उसका आंसर लिखूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप पहले आंसर पढ़ लो और फिर बिना देखे उसको लिखो। समझ में आया क्या? तो सर मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाऊंगा। अगर आपने पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट किए ना, कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, ठीक है, तो है ना आपको पता है 80%, 70 to 80% सारे टॉपिक्स कंपनीज एक्ट के ना आपके रिवाइज हो जाएंगे, उसी टाइम रिवाइज हो जाएंगे। जैसे अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के हो जाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ के हो जाएगा। सर अगर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऊपर से, या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, या डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स के ऊपर से पूछा हुआ है, तो सर मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ूंगा, वो क्वेश्चन को भी लिख के सॉल्व कर लूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा पता है क्या, कि सर मेरा 4 अटेम्प्ट का या 5 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हो गया, मतलब मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो गया मेरा। दूसरी चीज, मेरा 70 to 80% मेरे सारे टॉपिक रिवाइज हो गए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, द बेस्ट थिंग, कि आपको पता चलेगा सर ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर से ऐसा क्वेश्चन बनता है क्या, कंपनीज एक्ट में से ऐसी केस स्टडीज बनती है क्या, सर टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर से ऐसा क्वेश्चन बनता है क्या, होल्डिंग एंड सब्सिडरी के ऊपर तो न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं क्या। यस, समझ में आया। एंड फिर लास्ट में जो 10 से 20% मिसलिनियस टॉपिक बचेंगे, आप डायरेक्ट आप बुक में से वो टॉपिक्स को रीड करके खत्म कर लो। द बेस्ट वे इज दैट कि आप हमेशा क्या करोगे, आप सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एक बार अगर आपका कोई टॉपिक या चैप्टर पढ़ के हो गया है, तो रिवीजन करने के टाइम पर आप डायरेक्टली सारे चैप्टर्स रिवाइज करने से बेटर सबसे बेस्ट थिंग है कि आप उसके 4 से 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखो, सॉल्व करो, और बुक में से टॉपिक देख लो, खत्म। समझ में आया? तो एक ही बार में मेरा पूरा टॉपिक भी रिवाइज हो गया, मेरा पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो गया, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, मेरे को ये भी अंडरस्टैंडिंग आ गया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन। चौथा बेनिफिट क्या होता है, 4 बेनिफिट है। पहला तो आपका ना सर वो चैप्टर रिवाइज हो रहा है। सेकंड, 4 या 5 अटेम्प्ट के मेरे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जा रहे हैं। थर्ड, मेरे को ये आइडिया आ जा रहा है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा था। फोर्थ, कि सर कौन से टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, समझना, कौन सा टॉपिक सबसे रिपीटेड पूछा जाता है, तो वो आप उसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देते हो। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एनालिसिस। सबसे बेस्ट, आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन भी खुद से बना सकते हो,
समझ में आया क्या? तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द। अब यही सेम चीज़ आप एलएलबी के टाइम पे कर लो, यही सेम चीज़ आप है ना आप इंडियन पार्टनरशिप या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर कर लो। द बेस्ट वे टू डू द रिविजन इज टू सॉल्व द क्वेश्चन। समझ में आया? अब इससे और एक फायदा हो जाता है कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। समझ में आया? तो आपको पता चलेगा डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना चाहिए, या सर डायरेक्ट क्वेश्चंस में या केस स्टडी लिखते टाइम मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द डूइंग द रिविजन। समझ में आया गाइस? ठीक है, तो इसी के लिए ना अभी ये इस वीडियो के एंड में मैं बता रहा हूँ कि मैंने ना एक रिवीजन स्ट्रैटेजी लेकर के आई हुई है, सबसे ज़बरदस्त रिवीजन वीडियो, रिवीजन की सीरीज़ लेकर के आई हुई है, जिसमें ना हम लोग हर एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है ना यही सेम चीज़ करने वाले हैं। तो वो हर एक चैप्टर से रिलेटेड 2 या ढाई घंटे का वीडियो होगा, लाइक कंपनीज एक्ट के लिए, एलएलपी के लिए शायद 1 ही घंटे का हो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए या 45 मिनट्स का 1 ही घंटे का वीडियो हो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा घंटे का वीडियो बनेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा बनेगा, नेगोशिएबल या पार्टनरशिप के लिए थोड़ा कम कम बनेगा, 2 ढाई घंटे में शायद से कवर हो जाए। तो मैं लेकर के आ रहा हूँ एक रिविजन सीरीज। ठीक है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट फॉर जैन 26 और मे 26 और सितंबर 26, किसी भी अटेम्प्ट के आप स्टूडेंट्स रहो, ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मे 26 के लिए सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मे 26 के बच्चे लोग का ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया हुआ है कि सर जो मे 26 वाले बच्चे हैं, ठीक है, मोस्टली दे आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम लाइक हम लोग 12th एंड सीए फाउंडेशन दोनों दे रहे हैं सर। सर इनिशियली हम लोग ने ना सीए फाउंडेशन को बहुत हल्के में लिया, हमारा तो है ना सर स्टार्टिंग में जो 40% 50% जो टॉपिक हो गए हमने तो रिवाइज भी नहीं किए, बैकलॉग रह गया है सर, ये चैप्टर्स पढ़ना बाकी है, एक भी बार रिवीजन नहीं हुआ, रीड करना बाकी है, फर्स्ट टाइम पढ़ना बाकी है सर, अब तो बहुत टेंशन आ रही है, अब तो बोर्ड्स आ रहे हैं एंड दिसंबर जनवरी में सब बच्चे लोग बोर्ड्स का ही तैयारी कर रहे हैं, जो 12th वाले स्टूडेंट है, जो अलॉन्ग विद द 12th स्टैंडर्ड गिविंग सीए फाउंडेशन। फरवरी में तो सर पेपर है हमारा, फरवरी जैसे ख़त्म होगा 2 से 3 दिन की छुट्टी होगी, एंड जो तुम्हारा पेंडिंग सिलेबस होगा 20-30% या 35% मैक्स, वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा मार्च में, एंड आपको महीना मिलेगा आई थिंक शायद से मार्च के 10 दिन मिलेंगे एंड अप्रैल का 1 महीना मिलेगा, आपके मई के सेकेंड वीक से आपके पेपर चालू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सर आपके पास मैक्सिमम 35 to 40 डेज होगा क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए। मार्च के एंडिंग तक आपके क्लासेस खत्म हो जाएंगे, अप्रैल मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए, मई में होंगे आपके पेपर। तो स्पेशली मे 26 एंड सितंबर 26 स्टूडेंट्स के लिए ये है कि सर आप लोग क्या करो ना, आप ये रिविजन वीडियोस देखो आप, ठीक है क्या, जिसमें ना आपका जो भी बैकलॉग रह गया, जैसे कंपनीज एक्ट रह गया पढ़ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट रह गया, पार्टनरशिप एक्ट रह गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रह गया, तो ना आप ये वीडियोस देखो। ये वीडियोस देखने से फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आपका ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो वीडियोस मैं रिवीजन सीरीज लेकर के आ रहा हूँ उसमें है ना हमने 4 से 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते करते वो उस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी दिया हुआ है, एंड उसके साथ में ना आपको है ना थोड़े प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, आपको चैप्टर से अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी, दूसरी सारे अटेम्प्ट के पिछले 4-5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व हो जाएंगे, देन यू डोंट हैव टू डू दैट, मतलब आपका जो बैकलॉग होगा वो तो क्लियर ही होगा, आपको वापस से चीज़ें ना पूरी वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो प्लीज़ मस्ट वॉच दिस वीडियो, आफ्टर अपलोडिंग ऑफ दिस वीडियो वो रिविजन सीरीज भी शुरू हो जाएगी, विद इन अ वीक सारे धीरे धीरे हर एक चैप्टर्स के ना वीडियोज़ भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको किसी भी टाइप का इंस्ट्रक्शंस या सजेशन या एडवाइस वगैरह चाहिए होगा तो प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो के हाँ वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट वगैरह कीजिए। मेरी लिंक्डइन की आईडी दी गई हुई है, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है, आप आइए फॉलो करिए, मैसेज वगैरह कीजिए। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू।